अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। पाथरी पंचायत समिति को लगाया ताला। पाथरी स्थित पंचायत समिति के कॉम्प्लेक्स के दुकानों का महसूली आकृषिक टैक्स 2014 से बकाया रखने पर पाथरी तहसीलदार सुमन मोरे इनके नेतृत्व में एक पथक ने तारीख 23 मार्च 2022 बुधवार के रोज पंचायत समिति के मुख्य बिल्डिंग के साथ कुछ दुकानों को सील लगाया है। इस समय तहसीलदार सुमन मोरे, मंडल अधिकारी शिवाजी भरकड़, तलाटी विठल नागरगोजे इनके पथक ने तारीख 23 मार्च बुधवार के रोज पंचायत समिति के ऑफिस में जाकर ऑफिस के साथ कुछ दुकानों को सील लगाया है। इस समिति को 1,43,00,000 रुपये महसूली टैक्स रुकाने के कारण इससे पहले भी नोटिस द्वारा अवगत कराया गया था, परंतु पंचायत समिति ने इस ओर नजरअंदाज किया, इसलिए महसूल प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। दरमियान पंचायत समिति पर 13 मार्च से प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासकीय कार्यकाल में ही प्रशासन ने ये कार्रवाई करने से बड़ी खलबली मची हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. घर का आंगन सफाई के विवाद पर 90 साल के बूढ़ी महिला पर अमानुष मारपीट करते हुए पड़ोस में रहने वाले सतीश गोरे ने बूढ़ी दादी मां को उम्र की ना देखते हुए लाठी और लातों हाथों से पीट कर जख्मी किया। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि पूर्णा तहसील के दस्तापुर इस गांव में रहने वाले नीलावती बाई शंकर बुआपुरी उम्र 90 साल अपना आंगन हमेशा की तरह झाड़ रहे थे। पड़ोस में रहने वाले सतीश पुरबाजी गोरे ने झाड़ने के पर से विवाद किया और उस बूढ़ी दादी माँ को बुरी तरह से पीटा। उन्हें छुड़वाने के लिए आने वाले बूढ़ी दादी माँ के पोते को भी बुरी तरह से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की जानकारी ताड़कलस पुलिस थाने को देते हुए इलाज के लिए बूढ़ी दादी माँ को सरकारी अस्पताल में लाया गया है। आज 5 दिन होने के बावजूद सतीश गोरे खुलेआम घूम रहा है। उस पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग दामोदर जनार्दन पुरी ने की है। माझी आजी आणि माझा भाऊ तिथं राहतो, तर माझी आजी आणि रोज तिथं झाडून काढत असते, तर कचऱ्याच्या वादावरून माझ्या आजीला मारहाण झालेली। मारहाण इतकी गंभीर आहे, दोन पाय, हात, बरगाडी मारहाण झालेली। तर आम्ही पोलीस स्टेशनला गेला असताना तिथून आम्हाला तारकष्टपुरे हॉस्पिटलला पाठवलं, तिथून आम्हाला परभणीला पाठवलं। परभणीमध्ये आता ॲडमिट केलेले 4 दिवस झालं, कारवाई अजून झालेली नाही आणि आज उद्या याला येऊन सांगतात आणि ते काही येत नाही। आमच्या जेवढी सिरियस आहे आणि ती जेवण पण करत नाही, वासाने आणि ह्याच्याने सगळं ती घेऊन गेलेली। 4 दिवस झाला, आज उद्या करतात, मला अजून अद्याप आलेली नाही आणि आम्ही फोन लावला की ते म्हणतात येऊ, असं आहे तसं आहे, मार लागला की नाही, थोडाच लागला, असं ते करताना आरोपी मोकाट गावामध्ये फिरत आहे, धमक्या देत आहे आम्हाला की तुम्हाला मारतोस, मारून टाकतोस, घर सोडून जा, गाव सोडून जा, असं हे करतो। आमची अशी मागणी त्या आरोपात ताबडतोब कारवाई होऊन त्याला शिक्षा झाली। परभनी के प्रशासकीय बिल्डिंग इलाके में अंधेरा कायम। परभनी शहर के प्रशासकीय बिल्डिंग जिसमें जिले के महत्वपूर्ण विभाग रहते हैं, जिस तरह से परभनी की जिला माहिती कार्यालय, आरटीओ ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस, उसी के साथ जिला परिषद के जल आपूर्ति विभाग, न्यायालय यानी कोर्ट, ऐसे विविध महत्वपूर्ण ऑफिसेज यहाँ होने के बावजूद पूरी तरह से यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस और महानगर पालिका के ओर से बिल्डिंग की ओर नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा कायम रहे, ऐसा ही इनका विचार रहते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ के इतने विविध महत्वपूर्ण ऑफिसेस रहने के बावजूद इस इलाके में अंधेरा रहना ये एक आश्चर्य की बात है। यहाँ पर इससे पहले भी एक बड़ा घटना होते हुए टली थी। यहाँ की घटना ये थी कि इसमें प्रशासकीय बिल्डिंग के ऊपर आग लग गई थी और उस आग के कारण वहाँ पर लगाई हुई सिंटेक्स की टाकी फूट जाने से बहुत जोर का आवाज़ हुआ और ऐसा मानो जैसा कि वहाँ पर बम गिर गया हो, इस तरीके की स्थिति आ चुकी थी। उसके कुछ कार्यकाल के बाद यहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ अश्लील चालें भी किए जा रहे थे। उस पर यहाँ के एलसीबी के पथक ने उस पर कार्रवाई की थी। दरमियान आज इस मामले में और वहाँ पर अंधेरा कायम रह जाने से पीडब्ल्यूडी ऑफिस और मनपा प्रशासन को वहाँ पे लाइट और उजाले की साथ साथ वहाँ पर वॉचमैन रखने की ज़रूरत है। इस और यहाँ के कर्तव्यदक्ष जिला अधिकारी आंचल गोयल किस तरह से निर्णय लेंगे और इस तरफ सब जनता की निगाहें लगी हुई है। दरमियान कुछ दिन पहले भी यहाँ के एक छत गिर जाने से बड़ी घटना होते होते टली, लेकिन जैसा कहते हैं ना, सर को मार और पैर को मलम, इस तरीके से यहाँ पर आदेशा दिखाई दिया। यहाँ का शौचालय बनाया गया, लेकिन जो छत गिरा था उसकी तरफ किसी तरीके से देखा नहीं गया। ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है।
कासरी तहसील के हदगांव नखाते में शिव संपर्क अभियान दौरा आगमन पर कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कर्तव्याध्यक्ष लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे इन्होंने जनता के समस्याओं को जानने हेतु हदगांव के नागरिकों से संवाद साधा। इस समय जिला प्रमुख सुरेश ढगे, रविंद्र धर्मे, मुंजा भाऊ विजय नखाते, उसी साथ भरत नखाते, सुभाष नखाते, कारभारी ढोले, मुंजा भाऊ शिंदे, शिवाजी नखाते, अजहर शेख, गोपाल जिजान, मुजाहिद पठान, मोइन खुरेशी के साथ अन्य मान्यगण और ग्रामवासी मौजूद थे। थोडं आर्थिक आम्हाला थोडंसं पाठबळ दिलं। त्या ठिकाणी साहेब आपले 3 मेंबर या ठिकाणी निवडून आले आणि विशेष गोष्ट साहेब मुस्लिमचे उमेदवार आपले या ठिकाणी फक्त 8 मतांनी पराभूत झाले मुस्लिम समाजाचे। मतदार साहेब एक आपलं 150 मतं भेटायची, आज आपण 1200 मतापर्यंत या ठिकाणी गेलो। जो 150 मताचा फरक होता तो फक्त मतं साहेबांनी सगळ्या खासदारांना या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दौऱ्यावरती पाठवलं। यासाठी पाठवलं की तळागाळामध्ये शिवसेना कशा प्रकारे काम करते, कार्यकर्ते कशा प्रकारे काम करतात, कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये काय आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना काय हवंय। जसं आमचा युवा सैनिकाचा काय नाव आहे तुझं, विजय नखाते, त्यांनी सांगितलं की पहिल्यांदा कुठल्या खासदाराला, कुठल्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याला एक मुख्यमंत्री जो आहे तो गावागावामध्ये जायला सांगतो आणि तिकडे सांगतो की त्या गावामध्ये सरकारच्या योजना पोहोचल्या आहेत का, कर्जमाफी जी केली आहे ती बरोबर झाली आहे का, विम्याची रक्कम मिळते का, त्याचबरोबर हे जे शेतावरचे रस्ते आहेत, त्याचबरोबर अनेक समस्या आहेत आपल्या। कालपासून आम्ही फिरतो, या पूर्ण सकाळी 10 ते रात्री 10 आणि आज पण सकाळी 10 पासून सुरुवात केली। वेगवेगळ्या भागामध्ये, वेगवेगळ्या गावामध्ये आपण जातोय। या सगळ्या समस्या ज्या आहेत त्या सगळ्या गावच्या मला वाटतं सारख्याच आहेत। सगळ्यांना शेतावरती जाणारे रस्ते पाहिजे। आज मातोश्री सारख्या योजनेच्या माध्यमाने आपल्याला शेतावरती जाण्यासाठी रस्ते या गावातही मिळाले आहेत। नळ पाणी योजना जी स्वराज योजना जी ती या ठिकाणी आपण राबवतोय। हे सगळं झालं या सरकारच्या माध्यमाने। सरकारमध्ये मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब जेव्हापासून त्यांनी चार्ज घेतला तेव्हापासून या शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी जी आहे ती सरसकट झाली पाहिजे। याच्या अगोदर फक्त घोषणा झाल्या, पण आता कर्जमाफी करण्याचं काम जे आहे ते सरकारने केलं। त्याच्यामध्ये काही त्रुटी असतील त्या त्रुटी आपण आता दूर करू, पण सरसकट कर्जमाफी त्याच्यामधले अटी शर्ती त्रुटी हे दूर करण्याचं काम जे आहे ते सरकारच्या माध्यमाने झालं। आणि आज आम्ही सगळीकडे फिरतोय, सगळीकडे समस्या ऐकून घेतोय, लोकांच्या कार्यकर्त्यांच्या समस्या ऐकून घेतोय। हा जास्तीत जास्त निधी जो आहे तो प्रत्येक गावाला हवा आहे। प्रत्येक गावाच्या काही ना काहीतरी अडचणी आहेत, त्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आम्ही इथे आठ आलोय। आज आपल्याकडे वेळ कमी आहे, नाही तर आपल्या सगळ्यांशी मी संवाद साधला असता। आज जिथे जिथे मी जातोय तिथे तिथे 1-1 तास 1.5 तास लोकांशी संवाद आपल्यामधून काही लोकांना बोलतं करतो की आपल्या मनामध्ये काय आहे, आपल्या समस्या काय आहेत। पण यांनी आता थोडक्यात त्या समस्या ज्या आहेत त्या सगळ्या गावच्या वतीने मांडलेल्या आहेत, बरोबर ना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी की ईदगाह और वहाँ की दरगाह, इस बात को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। वहाँ पहले पंच कमेटी है, पंच कमेटी के बाद जो हमारे मरहूम अलहाज अब्दुल रहमान साहब, इनके ज़माने में वहाँ कमेटी बना करती थी और बनी हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने अपने हाथ से हटाते हुए वहाँ पर एक खुद साख्ता स्वयं घोषित वहाँ पर एक मुतवली बोलकर आपका स्थायी हो गया और वहाँ पर स्थापन हो गया। उसके बाद से जो वहाँ चल रहा है मामला धांधलियाँ, तो वहाँ दुकानों पर दुकानें बनती गई। वहाँ पर महानगर पालिका से हमने जब इस बारे में इंक्वायरी उठाई तो वहाँ पर 10 दुकानों की जो तो अनुमति मिली हुई है। लेकिन आज हम वक्फ ऑफिस में आए हुए, यहाँ हमारे वक्फ ऑफिसर, जिला वक्फ ऑफिसर अब्दुल रफ़ीक साहब और हमें मुलाकात दे रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर एक जानलेवा मामला हुआ है। एक दुकानदार को उस स्वयं घोषित मुतवली ने बेतहाशा मारा है, जिसमें 2 जने जख्मी हैं और उन 5 लोगों पर भी गुनाह दाखिल हुआ है। सर, आपके जो तो मातियत आने वाले ईदगाह ज़मीन पर इसके पहले ही वहाँ बोर्ड लगाए गए थे, उस बोर्ड को खासतौर पर स्वयं घोषित मुतवली ने मिटाया है, उसके बावजूद उस पर गुनाह दाखिल नहीं हुआ। और आप पर ऐसी क्या प्रक्रिया है कि आज वहाँ के आपके किराएदारों को ही मारा जा रहा है? इस बारे में हमारे दर्शक और व्यूअर्स को बताएं। इसमें कुछ कोर्ट मैटर होने की वजह से अभी रुका हुआ है। और वो दूसरी बात ये है कि सीओ साहब को इस बात से मालूमात दिया गया, लेटर भी दिया गया यहाँ से, कल ही दिया गया। और अभी वकील से भी लीगल लिया गया है, हमारे गफ्फार एडवोकेट साहब से, कि भाई इस ताल्लुक़ से कि भाई, तो वो भी जो है तो इसमें अभी सीओ साहब से बात भी हुई है। सीओ साहब ने बोले कि भाई उसमें कार्रवाई करना है। सर, आपने वहाँ पर कितने किराएदार बने हुए हैं वक्फ बोर्ड के? 24 किराएदार है अभी फिलहाल। हाँ, 24।
जैसा वहाँ पर अभी तो 45 से 60 करीब दुकान है, हाँ हाँ। तो उस दुकानों का क्या मामला है और वो जो बोर्ड पे जो उन्होंने मिटाया गया है उसके बारे में क्या आप एक्शन लेंगे उसमें? उसमें कोर्ट मैटर होने की वजह से अभी रुका हुआ है वो। नहीं, एक तरफा ही प्यार हो रहा है सर इसमें। हाँ, हाँ। कि आप कोर्ट मैटर से रुक रहे हैं लेकिन वो सामने वाला स्वयं घोषित मुतवली जो तो उसके ऊपर जो तो अपने दादागिरी बताया जा रहा है। हाँ, उसका गुंडागर्दी चल रही है, वो जो गलत है वो नहीं होना चाहिए। और किराएदार भी जो है परेशान हो रहे हैं, उसमें ये एक बात है। उसमें अब सीओ साहब को लिखा गया, सीओ साहब उसमें एक्शन लेना चाह रहे हैं और वो ले लेंगे, वो आ जाएगा। अभी आपकी टीम वहाँ पर जाकर पंचनामा और कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी वो लेटर दिया हूँ मैं सीओ साहब को, तो जब उनका लेटर आएगा तो मेरे को अधिकार मिले बार मैं फिर जा सकूँगा। ऐसा आज एक दुकानदार पर हमला हुआ है, वो 23 दुकानदार भी आपके जो किराएदार बने हुए वो एक दहशत में है, डर के माहौल में, उनको आप क्या अपील करेंगे? वहाँ उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड उनके साथ है और ऐसा कुछ होता है तो वो यहाँ कंप्लेन करे और उसमें सीओ साहब से बोलकर अब से उनको साथ देंगे। अपन भाई वक्फ के किराएदार है ना, वो उनको साथ देंगे। ये थे यहाँ के ज़िला वक्फ ऑफिसर शेख रफ़ीक साहब, जिन्होंने बात बताई है कि वो जो व्यापारी के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है और उन 23 दुकानदार जो किराएदार है वक्फ बोर्ड के, उनसे भी अपील की गई है अगर से आपको किसी प्रकार का कोई डर खौफ उस स्वयं घोषित मुतवली से लगता है तो आप यहाँ पर राब्ता कायम कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा पा सकते हैं। आज जो हमारी मुलाकात लेने का मकसद ये है कि वहाँ पर किसी एक हादसा हो जाए, बड़ी हादसा होने से टले, यही मकसद से आज हमने यहाँ पर ज़िला वक्फ ऑफिसर की मुलाकात ली है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा माहौल ख़राब हो सकता है वहाँ का। और अब रमज़ान है, रमज़ान की ईद के भी मामले है, वहाँ नमाज के ताल्लुक से लेकर जो तो धांधलियाँ मची हुई रहती है, कमेटी किसे नमाज़ पढ़ाएगी क्या नहीं, ये बात को भी लेकर कई शर पैदा होते हैं। इस बात को लेकर भी आप इसे वहाँ पर अपने कदम उठाना ज़रूरी है। यही हमारा यहाँ का मकसद था उनके मुलाकात लेने का। आज हमारी ये मुलाकात आपको किस तरह दिखाई दे रही है, इसके बारे में आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारी ये न्यूज़ पसंद आने पर शेयर और उसी के साथ साथ लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। परभनी के वकील संघ की ओर से शहीद दिन के अवसर पर रक्तदान शिविर संपन्न। आज तारीख 23 मार्च शहीद दिन के परभनी के वकील संघ की ओर से यहाँ के हॉल में रक्तदान शिविर लिया गया। इस समय मंच पर ज्येष्ठ वकील एडवोकेट अशोक सोनी, एडवोकेट माधवराव भोसले, जिला सरकारी वकील एडवोकेट ज्ञानेश्वर राव आड़े, पूर्व जिला सरकारी वकील एडवोकेट रमेश राव शर्मा, एडवोकेट कॉमरेड माधुरी क्षीरसागर, आनंदराव देशमुख, मंचकराव सोलंके, एडवोकेट रवि गायकवाड़, एडवोकेट राजेश चौहान, एडवोकेट दीपकराव देशमुख आदि मान्यगण हाजिर थे। कार्यक्रम के शुरू में महापुरुषों के तस्वीर पर पुष्पमालाएं अर्पण कर हाल में 44 शहीदों के फोटो लगाए गए। वकील संघ के सभी वकील भाई बहनों ने शहीदों के तस्वीर पर पुष्पमालाएं अर्पण कर पूजन किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अमोल गिराम ने किया तो कार्यक्रम का प्रास्ताविक और आभार एडवोकेट सीपी कुलकर्णी ने माना। इस समय 27 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सभी वकील संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सदस्यों ने मेहनत ली। दहशत इंग्रजावर एवढी होती, यांना कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने अटकून त्यांना फाशी द्यायची होती आणि या लोकांना इंग्रजांनी फाशी दिली। त्यांचं स्वातंत्र्या बाबतीत जे योगदान होतं त्याला काही हे नाही, त्याला काही पर्याय नाही, दुसरा कोणी असं यांच्याबद्दल काम केलं असं असावं। तर ह्या 23 वर्षाच्या मुलानं ज्यावेळेस त्यांना फाशी देण्यात आली होती आणि फाशी देते वेळेस एक सरदारजी आला आणि त्याने सांगितलं, बाबा आता शेवटची वेळ आहे, हे धर्मग्रंथ हे त्याच्यातले 2 पानं वाच, तुझ्या मनाला शांती भेटेल। त्यांनी एकदम नाकारलं, ते म्हणले नाही, मी हे 2 ग्रंथ 2 पान वाचेन आणि लोक म्हणतील हा घाबरला आणि ह्या देवाला शरण गेला, मी देवाला शरण जाणार नाहीये। तो देवाला मानत नव्हता भगतसिंग। अशा पद्धतीच्या माणसाचा इतिहास आपण सगळ्यांनी वाचला पाहिजे, बघितला पाहिजे आणि पुढच्या पिढीला इतिहास समजला पाहिजे। आमचे मित्र सीपी कुलकर्णी हे एका फौजीचे मुलगा आहे, एका फौजीचा वारस आहे, त्यांना देशाबद्दल अभिमान आहे। तसाच भगतसिंगाला देशाबद्दल अभिमान होता। हा इतिहास पुढच्या पिढीला समजला पाहिजे, त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे। जो इंग्रज अधिकारी होता त्यांनी लाला लजपतराय जे आंदोलन केलेलं होतं क्रांतिकाऱ्यांनी, त्याच्यावर त्यांनी बेछूट अत्याचार केले, हाणामारी केले आणि त्याच्यामध्ये लाला लजपतराय यांची मौत झाली आणि त्याचा बदला घेण्यासाठी या भगतसिंगांनी आणि या टीमनी सँडर्स नावाचा जो इंग्रज अधिकारी होता त्याचा मृत्यू झालेला होता 17 डिसेंबर 1928ला, म्हणजे 28ला झालेला होता। 29ला त्यांचा बॉम्ब हल्ल्यामध्ये त्यांना अटक झालेली होती आणि
त्याच्या बाबतीचं जे कन्व्हिक्शन आहे ते त्यांना दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये इंग्रज ज्यावेळेस न्यायालयाने त्यांना 24 मार्च 1931ला त्यांना फाशी द्या असा निर्णय दिलेला होता. मात्र युवक जे होते ते युवक भरपूर प्रमाणात जमा झालेले होते क्रांतिकारी, आणि त्याचा क्रेज युवकांचा त्या काळात वाढत होता. आणि इंग्रजांना त्या पद्धतीची भीती निर्माण झाली की असा एक दिवस आपण जर थांबलो तर आपलं जे राज्य आहे हे युवक उलटून लावू शकतात. त्याच्यामुळं त्यांनी एक दिवस अगोदर सायंकाळून त्यांना हे दिलेली आहे, फाशी दिलेली आहे. आणि त्यांच्याच बाजूच्या नदीपात्रात त्यांची विल्हेवाट लावलेली आहे. म्हणजे खटल्यामध्ये त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. मला असं वाटतं ती फाशीची शिक्षा होताना कालच मी पोस्ट वाचली, इतकी पुस्तकं त्यांनी जेलमध्ये वाचली. आणि ज्यावेळी त्यांना फाशीची शिक्षा डिक्लेअर केली त्याच्या अगोदर त्यांना शिक्षा दिली. डिक्लेरेशनची तारीख वेगळी होती, त्याच्या आधीच त्यांना फाशीची शिक्षा दिली. आणि त्यावेळी त्यांनी जेलमध्ये असताना जेलर म्हणला तुला शेवटी काय पाहिजे, तुला काहीतरी सकाळी सोनी साहेबांनी ती गोष्ट सांगितली, तुला काही धर्मग्रंथ बघायचे आहेत का, तुला काही प्रार्थना करायची आहे का. ते म्हणले मला काही करायचं नाही, मला कॉम्रेड लेनिनचं पुस्तक हवंय. बरोबर आहे, म्हणजे इतके त्यांचे टोकदार क्रांतिकारी विचार होते. मला असं वाटतं की रॅशनॅलिझम म्हणजे बौद्धिकवादानं विचार करणं, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करणं आणि ह्या प्रस्थापित समाजामध्ये पूर्ण परिवर्तन करण्यासाठी आज आपण बघतो, जेव्हा जेव्हा आपण परिवर्तनाची लढाई लढतो प्रस्थापित व्यवस्था त्या परिवर्तना करणाऱ्याला एकटं पाडते. न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही इस हमारे जो न्यूज़ है आपको किस तरह दिखाई दे रहा है इसके लिए लाइक और शेयर करना ज़रूरी है ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ आप तक पहुंचा सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.